अस्सलामुअलैकुम, दिस इज डॉक्टर मोहम्मद शाफे। और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 20, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। देखो, इस चैप्टर के अंदर मेजरली हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, फिर बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, फिर हम बात करेंगे डिफरेंट डिसऑर्डर्स की, फिर हम बात करेंगे एसटीडीज की। तो ये मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर के अंदर हम लाइन बाय लाइन डिस्कस कर रहे होंगे। एक एक लाइन को हम डिटेल से समझेंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आओ इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए आपकी बुक जो है वो कुछ चीजों को पहले डिस्कस करती है, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करती है। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं पेरेंट और प्रोजेनी की, सो व्हाट इज पेरेंट एंड प्रोजेनी, ठीक है। चलो, तो आपसे कह रहे हैं कि भाई एक नया ऑर्गेनिज्म तभी आता है जब दूसरे ऑर्गेनिज्म उससे पहले पुराने ऑर्गेनिजम्स क्या करें, रिप्रोड्यूस करें। सो आपसे ये कहा जा रहा है कि भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म कम फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सिंपल सी बात है। जो पुराने वाले उनको आपने कहा पेरेंट, और आपने नए वालों को क्या कह दिया, प्रोजेनी। अब आओ एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, बहुत सिंपल सी एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, ये एक ऑर्गेनिज्म था जिसका एक ही सेल है, इसने रिप्रोड्यूस किया, इसकी रिप्रोडक्शन के नतीजे में दो सेल बने। इस पुराने वाले को आपने कह दिया पेरेंट, और नए वाले को आपने कह दिया प्रोजेनी। जिस प्रोसेस से ये सारा काम हुआ, द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। भाई फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करे तो उसके नतीजे में जो उसके प्रोजेनी होंगे वो उस जैसे ही होंगे ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मंकी रिप्रोड्यूस कर रहा है तो उसके नतीजे में शेर तो आएगा नहीं, ऑब्वियस ही बात है। सो अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करना इज रिप्रोडक्शन। अब ये जो रिप्रोडक्शन है ना, इट इज नॉट ओनली द वाइटल प्रोसेस ऑफ लाइफ फॉर एन ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ। क्या मतलब, ऑर्गेनिज्म के अपने लिए ये सिर्फ वाइटल नहीं है, बल्कि इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ इट्स रेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करना बंद कर दे, और जाहिर सी बात है अगर वो रिप्रोड्यूस करना बंद कर रहा है तो पुराने ऑर्गेनिजम्स डाई करेंगे। जब पुराने ऑर्गेनिजम्स डाई करेंगे तो एक वक्त आएगा कि उसकी जो नस्ल है, उसकी जो रेस है, वो खत्म हो जाएगी, एक्सटेंट हो जाएगी। सो रिप्रोडक्शन सिर्फ ऑर्गेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि कम्युनिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉपुलेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ। अब अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली वो रिप्रोडक्शन के नतीजे में क्या कर रहा है, एक सेल है, इस सेल ने डिवीजन की। फॉर एग्जांपल, ये एक ऑर्गेनिज्म था, एक ही सेल से मिलकर बना है। अगर ये रिप्रोड्यूस करेगा तो बेसिकली अपना जेनेटिक मटेरियल इन दोनों सेल के अंदर ट्रांसफर करेगा। तो रिप्रोडक्शन बेसिकली क्या है, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। दूसरी बात, अपना जेनेटिक मटेरियल एक जनरेशन यानी कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर आना। तो यही बात आपसे कर रहा है। आप कह रहे हैं थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन को इंशाल्लाह हम एवोल्यूशन के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन नेचुरल सिलेक्शन, नेचर ने, भाई जाहिर सी बात है, जब इवोल्यूशन चल रही थी तो नेचर ने हर ऑर्गेनिज्म को चांस दिया कि तुम रिप्रोड्यूस करो। जिसने अपने आप को चेंज कर लिया और एनवायरमेंट के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट कर लिया, तो अल्टीमेटली नेचर ने उसे सेलेक्ट कर लिया और उसे कहा भाई तुम ज्यादा से ज्यादा रिप्रोड्यूस कर। सो ओवर अ मिलियन ऑफ ईयर्स a variety of way evolve in which organism reproduce on their own kind. अब डिफरेंट तरह से उन्होंने रिप्रोड्यूस करना शुरू किया। सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनिज्म है, मैं कहता हूं फॉर एग्जाम्पल ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब इसने क्या किया, मैंने मैंने इसकी बॉडी को दो हिस्सों के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ये एक ऑर्गेनिज्म था, मैंने इसकी बॉडी को दो हिस्सों के अंदर कन्वर्ट कर दिया। मैंने क्या देखा, ये वाला हिस्सा एक नए ऑर्गेनिज्म के अंदर कन्वर्ट हो गया,
ये वाला हिस्सा एक नए ऑर्गेनिज्म के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो एक ऑर्गेनिज्म से, सिंगल पेरेंट से नए ऑफस्प्रिंग बन गए, बिल्कुल बन गए। सो दिस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जबकि मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा हूं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है भाई? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर आपको मेल और फीमेल दोनों गैमीट्स की जरूरत पड़ती है, यानी कि दो पेरेंट्स चाहिए होते हैं। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिंगल पेरेंट, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर टू पेरेंट्स। अब यहां पे इन्होंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल के अंदर डिस्कस किया। कह रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक प्रिमिटिव मेथड है। प्रिमिटिव मतलब पुराना मेथड है, जिसके अंदर क्या होता है, एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है फ्रॉम जस्ट वन पेरेंट, जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दी, एंड देयर इज नो पार्टिसिपेशन ऑफ मेट। क्या मतलब भाई? अगर आप यहां पे देखो, एक ऑर्गेनिज्म को ही दो हिस्सों में कन्वर्ट किया, ये जो है वो दो नए नए ऑर्गेनिज्म बन गए। यहां पे कोई गैमीट फॉर्मेशन नहीं हुई, यहां पे कोई दूसरा पेरेंट इन्वॉल्व नहीं हुआ, यहां पे कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। और जाहिर सी बात है, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको क्या करता हूं, मैं इसको काट देता हूं, तो ये ऑर्गेनिज्म और ये ऑर्गेनिज्म दोनों जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी किस्म की कोई जिसे आप कह सकते हो मियोसिस या किसी किस्म की कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। जब नहीं हुई तो जाहिर सी बात है, ये ऑर्गेनिज्म डिवाइड करेगा तो अपने जैसे ही ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा। सिंपल सी बात है। सो देयर विल बी नो वेरिएशन, कोई चेंज देखने को मिलेगा नहीं, बल्कि आपको एग्जैक्टली आइडेंटिकल कॉपीज नजर आएंगी। किसके अंदर? ऑफस्प्रिंग के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। सो दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। अब इसी तरह आ जाओ, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया के अंदर होती है बाइनरी फिजन। उसके अंदर क्या होता है? बैक्टीरिया सिंपल दो सेल के अंदर डिवाइड कर, ठीक है। अब इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल आता है वो एग्जैक्टली पेरेंट बैक्टीरिया जैसा होता है, पेरेंट बैक्टीरिया ही होता है। सही है। चलो, जबकि दूसरी तरफ हमसे बात की जा रही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर गैमीट्स या सेक्स सेल इन्वॉल्व हो। मेरी बॉडी के अंदर मेरी बॉडी के अंदर सेक्स सेल्स है जो गैमीट फॉर्मेशन करते हैं। अब अगर मैं इनकी बात करूं, तो बेसिकली आप मेल गैमीट को क्या कह रहे हो? स्पर्म का नाम दे रहे हो। एंड द फीमेल गैमीट इज नोन एज ओवम। अब होता क्या है कि हमारे पास एक अदद मौजूद है स्पर्म, ठीक है, और एक अदद मौजूद है ओवम। ये दोनों फ्यूज करेंगे, इनके नतीजे में एक सेल बनेगा, एक ऑर्गेनिज्म बनेगा, जिसको आप कहोगे क्या? जाइगोट। और ये जाइगोट फिर अल्टीमेटली जो है वो आगे नए ऑर्गेनिज्म के अंदर कन्वर्ट होगा। अब अगर आप यहां पे देखो तो यहां पे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है, ठीक है, एक पेरेंट इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि यहां पे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है, फिर गैमीट्स भी बन रहे हैं। सो यहां पे बकायदा डेवलपमेंट और एक नया ऑर्गेनिज्म कैसे बन रहा है? बाय फर्टिलाइजेशन और सारी चीजों से। अब जाहिर सी बात है, इस स्पर्म के अंदर जो एक एक दूसरे ऑर्गेनिज्म का है और एक इस ओवम के अंदर जो एक अलग ऑर्गेनिज्म का है, दोनों के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? डिफरेंट होगा। जब दोनों के अंदर जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट होगा, तो अल्टीमेटली अल्टीमेटली जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलेगी। सो देयर विल बी जेनेटिक डाइवर्सिटी। सो आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है ऑल्टरनेटिवली asexual reproduction allow a single parent to generate their own genetically identical or similar offspring. There will be no specialized reproductive cells, ठीक है। The reproductive process involve stages such as gametogenesis, mating, fertilization, embryonic development, birth और hatching of new individuals। सारी बातें कर रहा है। बस सिंपली अभी इतना याद रखो कि मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म की गैमीट फ्यूज किए, जैसे आपने फर्टिलाइजेशन का, अभी इंशाल्लाह आगे हम देखेंगे। और फिर जो है वो जाहिर सी बात है, अब ये जाइगोट बना है, ये जाइगोट के अंदर चेंजेस आएंगे, डिवीजन होगी, फिर अल्टीमेटली जो है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से गुजरेगा, फिर ये ऑर्गेनिज्म जो है वो एक नया ऑर्गेनिज्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सो बेसिकली बेसिकली यहाँ पे हमसे बात की जा रही थी सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब आ जाओ जरा आगे, ठीक है। अब अगर मैं आगे आऊं, तो अब हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम काफी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि जाहिर सी बात है कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे ह्यूमन बॉडी के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है। सो बेसिकली जो ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स है, ह्यूमन बींग्स है, दे आर यूनिसेक्सुअल।
यूनिसेक्सुअल का क्या मतलब है? मेल ऑर्गेनिज्म अलग है, फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग है। इसी को आप डायोशियस या हीट्रोफ्रोडाइट भी कहते हो। तीनों टर्म सेम है, यूनिसेक्सुअल, डायोशियस, हीट्रोफ्रोडाइट। क्या मतलब? मेल्स अलग हैं जिनके पास मेल गुनेड है, जबकि फीमेल अलग है जिनके पास फीमेल गुनेड्स है। अब बेसिकली अब बेसिकली each with distinct structures and function that contribute to the reproductive process। वही बात आपसे कर रहा है कि भाई हर ऑर्गेनिज्म के अंदर, यानी कि मेल अलग है, फीमेल अलग है, तो उनके अंदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स भी डिफरेंट है। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम है स्पर्म को प्रोड्यूस करना और इस स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ट्रांसफर करना। आगे कह रहा है while the female reproductive system produce and prepare egg। अब इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम क्या है? इसका काम है एग प्रोड्यूस करना, और आएगा स्पर्म, ये स्पर्म फर्टिलाइज करेगा, अल्टीमेटली जाइगोट बनेगा। अब इस जाइगोट की जाइगोट के अंदर चेंजेस आएंगे और अल्टीमेटली ये 9th मंथ तक यूट्रस के अंदर रहेगा, और फिर जो है वो पूरी की पूरी डेवलपमेंट होगी, जिसे आप प्रेगनेंसी का नाम दे रहे हो उस पूरे पीरियड को। बहरहाल ये हमने बात की किसकी, बेसिक सी जो बातें थी वो। अब आ जाओ जरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आप बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। एक वो जो बॉडी के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट में, दैट इज एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। और फिर आपको मिलता है इंटरनल जेनाइटेलिया। So external genitalia and internal genitalia. So the male reproductive system consists of external and internal genitalia. अब internal genitalia के अंदर क्या आ जाता है? Internal genitalia के अंदर आ जाते हैं गुनेड्स। ये आपको नजर आ रहे हैं टेस्टिस, ठीक है। So testes, गुनेड्स नजर आएंगे। In the case of male, these gunads are testes। कितने पेयर्ड होती हैं? पेयर्ड का मतलब है दो होती हैं, जाहिर सी बात है। इन गुनेड्स का काम क्या है अभी हम डिटेल के अंदर दिखेंगे। उसके अलावा देर आर सम एसेसरी स्ट्रक्चर्स, कुछ डक्ट्स नजर आएंगी, जो डक्ट्स जो है वो इसके साथ कनेक्ट होंगी। सो इन डक्ट्स का काम होगा स्पर्म को, यानी कि जो गुनेट के अंदर स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है, सेक्स सेल प्रोड्यूस हो रहा है, उसको स्टोर करना, उसको प्रोड्यूस करना, उसको एक्टिवेट करना, उसको नरिश करना। दो स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के अंदर आते हैं। कौन से? पीनस विच इज द कॉपुलेटरी ऑर्गन, while the scrotum which is the muscular bag। सिंपल। अब आगे यहां पे आपसे क्या कह रहा है? अब यहां पे अगर आप देखो तो यहां पे आपसे कहा यह जा रहा है कि भाई हमारे पास जो गुनेड्स हैं, गुनेड्स के दो काम है। गुनेड मतलब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। अब यहां पे बेसिकली यहां पे दो काम है इस गुनेड के। एक काम तो यह है कि हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, दूसरा काम है देयर विल बी गैमीटोजेनेसिस, एंड इन केस ऑफ मेल्स दिस गैमीट वुड बी स्पर्म। जिसे आप क्या कहोगे? इस गैमीट का बनना है स्पर्मेटोजेनेसिस। यहां पे जो हार्मोन बनेगा वो सेक्स हार्मोन होगा, ऑब्वियस सी बात है, और वो क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन। सिंपल सी बात है। बहरहाल ये आपसे बात की जा रही है। अब आ जाओ जरा आगे, ठीक है। अब ये जो टेस्टिस है ना, ये इनकी जब फीटल लाइफ की बात करो तो फीटल लाइफ के अंदर ये बनते हैं एब्डोमेन में, एब्डोमेन के अंदर बनते हैं। लेकिन अबाउट 7th और 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी ये एब्डोमेन से निकलते हैं, और एब्डोमेन से निकल के ये आपको नजर आ रहा है एक मस्कुलर पाउच। इस मस्कुलर पाउच के, जो कि बॉडी से बाहर प्रेजेंट है, इस मस्कुलर पाउच के अंदर आ जाते हैं, जिसे आप कहते हैं स्कॉर्टम। सो बेसिकली ये निकलते हैं और निकल के कहां जाते हैं? स्कॉर्टम। बनते कहां है? एब्डोमेन के अंदर। बट बर्थ के टाइम ये एक मस्कुलर पाउच के अंदर आ जाते हैं, जो कि एब्डोमेन के बाहर मौजूद है, बिटवीन द थाइस, थाइस के बीच में एक आपको मस्कुलर पाउच मिलेगा, जिस मस्कुलर पाउच के अंदर ये डिसेंड कर जाते हैं। अब सवाल ये होता है कि ये डिसेंड क्यों करते हैं, एब्डोमेन में ही क्यों नहीं रहते? भाई अगर मैं इनकी बात करूं तो बेसिकली यहां पे क्या होनी है? स्पर्मेटोजेनेसिस।
ये स्पर्मेटोजेनेसिस बॉडी के टेम्परेचर पे नहीं हो सकती। ये बॉडी के टेम्परेचर से थोड़े कम टेम्परेचर पे होती है। कितने होती है? अबाउट 34 टू 35 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे ये हो रही होती है। अब ये बॉडी से कम टेम्परेचर है, तो आपने क्या करना है, इनको जो है वो जाहिर सी बात है ऐसा एनवायरमेंट देना है। तो अब होता ये है कि यहां पे आप ऐसा एनवायरमेंट देते हो बॉडी के बाहर जिनका टेम्परेचर जिस तरह इनका टेम्परेचर जो है वो 34 टू 35 डिग्री सेल्सियस रहता है। So sperm are unable to develop at the body temperature, so the scrotum maintain the testes at around 34 डिग्री सेल्सियस। स्कॉटम क्या कहते हैं? बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर रखते हैं टेस्टिस का, ताकि क्या हो सके, उसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस चल सके। कैसे रखते हैं? फॉर एग्जाम्पल यहां पे कुछ मसल्स होते हैं जैसे डार्टोस मसल, क्रेमास्टिक मसल्स, ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। आमतौर पे होता ये है कि जब जो है वो कोल्ड एनवायरनमेंट होता है तो जाहिर सी बात है अब जो है वो इनको हीट चाहिए, तो अब ये क्या करेंगे, डार्टोस मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ये पाउच ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह गर्मियों के अंदर अगर आप इसको रिवर्स कर लो, जब एनवायरनमेंट जो है वो वार्म है तो आपको क्लियर हो जाएगा। सही है, अब आ जाओ आगे। सो अब अगर आप स्पर्म्स को देखो, ठीक है, सो स्पर्म्स बोल रहा हूं, टेस्टिस को देखो। टेस्टिस को मैंने कट किया, कट करके जब मैं देखता हूं तो मुझे ना यहां पे कुछ इस तरह के pyramidal स्ट्रक्चर नजर आता है। दिस pyramidal स्ट्रक्चर इज नोन एज टेस्टिकुलर लोब्यूल। कितने होते हैं? एक टेस्टिस के अंदर अबाउट 250 टू 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, और हर टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर कॉइल्ड सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होते हैं। कितने होते हैं? हर टिब्यूल के अंदर 2 से 4 या 1 से 4 होंगे। अब उससे पहले ये तो हमने टेस्टिस की एक नॉर्मल एनाटॉमी की बात करनी है। अब देखो टेस्टिस को अगर मैं देखूं ना, तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास टेस्टिस है, ठीक है। इस टेस्टिस को नेचर ने कवर किया हुआ है कुछ लेयर से प्रोटेक्शन के लिए। सबसे बाहर आपको मिलती है, ये देखो ये नजर आ रहा है, सबसे आउटर कवरिंग जिसे आप कहते हो ट्यूनिका वैजिनालिस। सो दिस इज ट्यूनिका वैजिनालिस। उसके बाद आपको एक और लेयर मिलती है जिसको आप कहते हो ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये बेसिकली क्या है? ये एक कवरिंग है। उसके अलावा आपको एक और लेयर मिलती है लास्ट में जिसे आप ट्यूनिका वेस्कुलोसा कहते हो। ठीक है, अब एक टेस्टिकुलर लोब्यूल और दूसरे टेस्टिकुलर लोब्यूल के दरमियान क्या है? एक दीवार है जिसे आप सेप्टम का नाम देते हैं। उसके अलावा देखो, ये जो ट्यूनिका वेजिनालिस होती है ना, इस ट्यूनिका वेजिनालिस की भी 2 लेयर्स होती है। ठीक है, एक बाहर वाली, एक अंदर वाली। इन दोनों के बीच में कैविटी होती है जिसे कैविटी ऑफ ट्यूनिका वेजिनालिस कहते हो। खैर इस पे बात नहीं कर रहे। ठीक है, ये तो हमने कवरिंग की बात कर ली और हमने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स और सेप्टम की बात कर ली। अब आ जाओ जरा आगे। सही है, मैंने आपको बताया कि इस टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर आपको क्या मिल रहा है? कॉइल नेटवर्क मिल रहा है जिसे आप क्या कह रहे हो? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का नाम दे रहे हो। सो दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कंटेन मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स। फॉर एग्जाम्पल इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्मेटोगोनिया होगा जो स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, अभी हम देखते हैं। उसके अलावा इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, फॉर एग्जांपल ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है, मैंने कट किया ट्रांसवर्सली और मुझे यहां पे नजर आ रहे हैं कुछ सेल्स जिन्हें मैंने क्या कहा? स्पर्मेटोगोनिया। उसके अलावा यहां पे कुछ और सेल्स होते हैं, ठीक है। इन सेल्स को मैं नाम देता हूं क्या? सर्टोली सेल्स। ये जिन्हें आप नर्स सेल्स भी कह सकते हो, सस्टेंटिकुलर सेल्स भी कह सकते हो। इनका काम, ये बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस करवाते तो नहीं है, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस को करवाने के अंदर हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, ये और भी कई सारे काम करते हैं, एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसे आप इनहिबिन कहते हो, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा ये टेस्टोस्टेरोन कहां प्रोड्यूस होता है? भाई ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर आपको कुछ सेल्स मिलते हैं इंटरस्टिशियम में। इंटरस्टिशियम क्या होती है? भाई जो नॉर्मल आपका ऑर्गन है उसके अंदर जो टिश्यू मिलता है उसे आप इंटरस्टिशियम कहते हो। तो यहां पे जो सेल्स मिलते हैं दे आर इंटरस्टिशियल सेल्स। ये जिन्हें आप लेडिक सेल्स भी कह सकते हो, ये टेस्टोस्टेरोन रिलीज करते हैं। इस टेस्टोस्टेरोन को
इस टेस्टोस्टेरोन को कंसंट्रेट कौन करता है? इस सर्टोली सेल से निकलने वाला एक प्रोटीन जिसे हम कहते हो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ये इस टेस्टोस्टेरोन को कंसंट्रेट करता है। अच्छा भाई, अब ये हमने बात की सर्टोली सेल्स की, और भी कई सारे काम होते हैं सर्टोली सेल्स के, लेकिन बस इतना याद रखो सर्टोली सेल का काम क्या है। अब आ जाओ आगे भाई, मैंने आपको बताया था यहां पे डिफरेंट डक्ट्स भी मिलेंगी। अब अगर आप यहां पे देखो तो यहां पे आपको नजर आ रहा है, ये क्या नजर आ रहा है? टेस्टिस। इस टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनेंगे और ये स्पर्म ऊपर आएंगे। अब ये स्पर्म ऊपर कैसे आएंगे भाई? जाहिर सी बात है, ड्यूरिंग ड्यूरिंग कॉपुलेशन और ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स इन स्पर्म्स को कहां जाना है? फीमेल बॉडी के अंदर। तो अब ये नीचे से ऊपर कैसे आएंगे? जाहिर सी बात है कुछ डक्ट्स होंगी, उन डक्ट्स के जरिए। दीज डक्ट्स आर एसेसरी डक्ट्स, इन्हें आप क्या कह सकते हो? एसेसरी डक्ट्स। सबसे पहले अगर आप इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम को देखो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से डक्ट्स निकल रही हैं और ये डक्ट्स कंबाइन होके यहां पे एक नेटवर्क बना रही है, नेटवर्क ऑफ डक्ट्स बना रही है, जिसे आप क्या कह रहे हो? रेटिटेस्टिस का नाम दे रहे हो। सो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म बने, ये आए रेटिटेस्टिस के अंदर। अब रेटिटेस्टिस से देखो, रेटिटेस्टिस से एक डक्ट ये निकल रही, एक 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 ये निकल रही। सो दे आर इफरेंट डक्ट्यूल्स, जिसे आप वाजा इफ्रेंशिया भी कह सकते हो, वाजा इफ्रेंशिया। इन्हें आपने वाजा इफ्रेंशिया भी कह दिया। ये तमाम आगे जाके एक कॉइल नेटवर्क ऑफ डक्ट के अंदर ओपन होती है, जिसे आप कहते हो एपिडिडाइमस। तो ये आपको पूरा नजर आ रहा है क्या? एपिडिडाइमस। यहां तक आपको नजर आ रहा है एपिडिडाइमस। फिर ये एपिडिडाइमस देखो ऊपर की तरफ एक डक्ट के अंदर ओपन हो रहा है, जिसे आप क्या कह रहे हो? वाज डेफरेंस का नाम दे रहे हो। सो अगर आपसे पूछ लिया जाए यहां से पाथवे स्पर्म का, तो आप क्या बताओगे भाई? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस से इफरेंट डक्ट्यूल्स, जिन्हें आप वाजा इफ्रेंशिया कहोगे, वाजा इफ्रेंशिया से एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस का ये वाला पार्ट हेड हो गया, ये वाला पार्ट बॉडी हो गई, ये वाली पार्ट टेल हो गए। ना याद रखना है तो नहीं याद रखो, सिर्फ एपिडिडाइमस याद रख लो। उसके बाद ये एपिडाइमस पीछे की तरफ कंटिन्यू हुआ और ऊपर जाने लगा, जैसा इस डक्ट को आपने क्या कहा? वाज डेफरेंस का नाम दिया। सो दिस इज वाज डेफरेंस। चल, अब आ जाओ जरा आगे। सो सारी कहानी यहीं पे लिखी हुई है कि स्पर्म मूव टुवर्ड्स द एपिडाइमस थ्रू द रेटिटेस्टिस आफ्टर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है। सो एपिडाइमस एंड रेटिटेस्टिस आर कवर्ड बाय द नेटवर्क ऑफ ducts and they are known as efferent ductules, efferent ducts। अब होता क्या है, ये जो स्पर्म्स बने हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, ये रेटिटेस्टिस में आएंगे, रेटिटेस्टिस से ये जाएंगे कहां पे? इफेरेंट डक्ट्यूल, और इफेरेंट डक्ट्यूल से ये जाएंगे एपिडाइमस। इस एपिडाइमस के अंदर ये स्टोर होते हैं until and unless there will be some there will be some stimulus, there will be some ejaculation, जिसके जरिए ये बॉडी से बाहर जाएंगे। जब तक ये ejaculation नहीं हो रही तब तक ये आपके एपिडाइमस के अंदर ही स्टोर रहेंगे, वहां पे ही ये डेवलप होंगे, वहां पे ही इनको जो है वो मोटाइल बनाया जाए। फिर ये एपिडाइमस ऊपर की तरफ कंटिन्यू हुआ, जिसे आपने क्या कहा? वाज डेफरेंस का नाम दिया। सो वाज डेफरेंस एक थिक वॉल डक्ट है, ट्यूब है, जो स्पर्म को कहां से कहां लेकर जाएगी? एपिडाइमस से आगे की तरफ लेकर जाएगी। ठीक है। सो एजैकुलेशन तक, जब तक कोई सेक्सुअल रिस्पॉन्स डेवलप नहीं हो रहा, ये एपिडाइमस के अंदर स्टोर है। फिर जाएंगे डक्टस डेफरेंस या वाज डेफरेंस के अंदर। अब where the sperms are stored before being released during ejaculation, each ductus deferens has an ampulla, which is an expanded part that serve as a reservoir। अब यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखना जरा। फॉर एग्जाम्पल इधर देखो, यहां पे इन्होंने नहीं दिखाया हुआ, वेट, सही, ये देखो, ये आ रहा है आपका डक्टस डेफरेंस, और ये डक्टस डेफरेंस आके आके एक एक्सपेंडेड पार्ट के अंदर कन्वर्ट होता है, एक एक्सपेंडेड फॉर्म बनाता है, जिसे आप कहते हो एम्पुला। ठीक है। अगर मैं इसको साइड से बनाऊं तो फॉर एग्जांपल इस व्यू से देखना। ठीक है, मैं आपको इस व्यू से दिखा रहा हूं। तो अगर आप देखो तो इधर देखो, ये देखो,
ये आपके पास आ रहा है डक्टस डेफरेंस, ठीक है। डक्टस डेफरेंस आगे जाके एक एक्सपेंडेड पोर्शन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, जिसे आप क्या कह रहे हो, एम्पोला का नाम ले रहे हो। अब ये जो एम्पोला है, इट सर्व एज अ रेजर्वॉयर, ठीक है। So ejaculatory duct, one of the two hollow tubes created by joining the excretory duct of the seminal vesicle and the ampulla of the ductus deferens. अब ये ejaculatory duct कैसे बनती है? देखो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सॉरी सेमाइनल वेसिकल है, और ये मेरे पास एम्पुला आ रहा है। ये दोनों डक्ट मिलती हैं और ये दोनों डक्ट मिलके एक डक्ट बनाती हैं जिसका नाम है ejaculatory duct। अब ये इजैकुलेटरी डक्ट ओपन हो जाता है एक वॉलनट शेप स्ट्रक्चर के अंदर जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। सो व्हाट इज इजैकुलेटरी डक्ट? इजैकुलेटरी डक्ट इज फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ सेमाइनल वेसिकल की डक्ट और एम्पुला ऑफ द डक्टस डेफरेंस। सही है। अब जरा इसको हम एक व्यू से और देखते हैं। ये देखो, यहां पे आपको नजर आ रहा है वाज डेफरेंस आ रही है, ये है सेमाइनल वेसिकल, इधर से डक्ट आई, इधर से डक्ट आई, मिलके क्या बना है, इजैकुलेटरी डक्ट। ये आपको नजर आ रहा है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो सिंपल ये इजैकुलेटरी डक्ट हो गई। अब जरा आगे देखना, ठीक है। अब जरा आगे देखते हैं। हम्म, तो अब बेसिकली हमने बात कर ली इजैकुलेटरी डक्ट की। तो इस डक्ट का काम क्या है? सो इट दिस डक्ट सर्व टू कंबाइन द स्पर्म डिपॉजिटेड इन द एम्पुला। अब देखो, एम्पुला के अंदर क्या है, स्पर्म्स, और पीछे सेमाइनल वेसिकल से क्या आएगी, डिफरेंट सिक्रीशंस आएंगी। सो इन दोनों को मिलाने का काम है इजैकुलेटरी डक्ट का। एंड देन इट ट्रांसफर दीज सब्सटेंसेस टू द प्रोस्टेट। किसको ट्रांसफर कर देगा? प्रोस्टेट को ट्रांसफर कर देगा। तो यहां पे आए दोनों, और फिर ये दोनों इन्होंने अपनी सिक्रीशन प्रोवाइड कर दी किसको? प्रोस्टेट को। अब अगर सेमाइनल वेसिकल की बात करूं तो एक तरफ ये होगा, एक तरफ ये होगा। भाई वाज डिफरेंस भी पेयर्ड होगी ना, एक टेस्टिस से एक आई, दूसरे टेस्टिस से एक आई, राइट टेस्टिस से और लेफ्ट टेस्टिस से, सिंपल। अब ये प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर एंटर किया, और प्रोस्टेट ग्लैंड से ये एक डक्ट के अंदर, एक ट्यूब के अंदर एंटर कर जाएगा जिसे आप कहोगे यूरेथ्रा। सो यूरेथ्रा के अंदर एंटर कर गया। इस यूरेथ्रा को, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहां पे, दिस यूरेथ्रा इज ऑल्सो नोन एज यूरेनोजेनाइटल डक्ट। इसे आप क्या कहते हो? यूरेनोजेनाइटल डक्ट भी नाम देते हो। वाई इट इज नोन एज यूरेनोजेनाइटल डक्ट? क्योंकि यहीं से यूरिन भी पास होगा और यहीं से सीमेन की ट्रांसपोर्ट भी होगी। सो दिस इज यूरेनोजेनाइटल डक्ट। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली किसकी? ये तो हमने बात कर ली सिंपल कुछ स्ट्रक्चर्स की। अब आ जाओ जरा आगे, ठीक है। अब यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, प्रोस्टेट ग्लैंड डिफरेंट सिक्रीशंस प्रोड्यूस करता है जो सीमेन के अंदर रोल प्ले करते हैं। सर ये सीमेन क्या है? देखो, स्पर्म इटसेल्फ ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, इसको आप एक मीडियम प्रोवाइड करते हो डिफरेंट सिक्रीशंस के जरिए जो यहां पे मौजूद ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं। इन दोनों को मिला के आप क्या कहते हो? इन दोनों को मिला के आप सीमेन का नाम देते हो। फॉर एग्जाम्पल प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन होगी, सेमाइनल वेसिकल की सिक्रीशन होगी, मेजर सेमाइनल वेसिकल की होती है, पर प्रोस्टेट की होती है सिंपल सिक्रीशन। ठीक है। तो अब हम बात करें एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की, स्कॉटम ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करें पीनस की, ठीक है। पीनस क्या है? इट्स द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, कॉपुलेटरी ऑर्गन है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर इस पीनस को देखो तो इस पीनस के डिफरेंट पार्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला पार्ट आप कहते हो रूट, ये पूरा पार्ट आप कहते हो बॉडी, दिस इज द होल बॉडी। और यहां पे आपको जो डायलेटेड पोर्शन नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड ग्लैंड्स ऑफ द पीनस। इसके ऊपर उमूमी तौर पे एक एक स्किन की लेयर होती है, एक सेंसिटिव स्किन होती है जिसे आप कहते हो फोर स्किन। आमतौर पे डिफरेंट रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इसे रिमूव कर दिया जाता है, जैसे ये पूरा जो है वो प्रोसेस एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से। बहरहाल, सो ग्लैंड्स, पीनस, जिसे आप टिप ऑफ द पीनस भी कह सकते हो, बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होगी, सही है। और आमतौर पे इसके ऊपर आपको क्या मिलेगी? फोर स्किन मिलेगी। उसके अलावा शाफ्ट, जिसे आप बॉडी भी कह सकते हो, इस शाफ्ट के अंदर इरेक्टाइल टिश्यूज होंगे। इरेक्टाइल टिश्यूज का क्या मतलब है? इसके अंदर ऐसे टिश्यूज होंगे जिसके अंदर ब्लड भरेगा
ये बिल्कुल एक स्पॉन्ज की तरह है, ये टिश्यूज ना स्पॉन्ज की तरह होते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्पॉन्ज के अंदर अगर आप पानी भरो तो वो स्वेल कर जाता है, बिल्कुल इसी तरह इस शाफ्ट के अंदर दो तरह के टिश्यूज होते हैं, कॉर्पस कवर्नोजम, कॉर्पस स्पंजियोजम, ये दोनों होते हैं। पर अगर ना भी याद रखो तो कोई मसला नहीं है। बेसिकली इनके अंदर ब्लड आता है और ब्लड फेल होता है जिसकी वजह से इरेक्शन कॉज होती है। ठीक है, सो इरेक्शन क्यों कॉज होती है वो मैंने आपको बता दिया। बाकी आ गया रूट। रूट क्या है? वो पार्ट जो पीनस को बॉडी से यानी कि पेल्विक एरिया से अटैच करिए, दैट इज द रूट। फिर उसके अलावा स्कॉटम। भाई आपको एक मस्कुलर बैग नजर आता है, जिस मस्कुलर बैग को आपने क्या कह दिया? स्कॉटम कह दिया। सो इसका काम टेस्टिस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, टेम्परेचर देना, ये सारा काम है इसका। अब सवाल ये होता है कि बस भाई ये जो समाइनल वजाइकल थे, प्रोस्टेट ग्लैंड था और डिफरेंट और ग्लैंड्स होते हैं, ये क्या चीज होते हैं? अब जरा इधर देखो। बेसिकली तीन ग्लैंड्स ऐसे हैं जो इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ इंटरकनेक्टेड। कौन कौन से? द फर्स्ट वन इज समाइनल वजाइकल, द सेकेंड वन इज प्रोस्टेट, एंड द थर्ड वन इज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसे आप कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हो। अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको यहां पे बताया था कि भाई हमारे पास ये आपको नजर आ रहा है एक डक्टस डेफरेंस, ये आपको नजर आ रहा है दूसरा डक्टस डेफरेंस। ये आप आके ओपन हुआ था सेमाइनल वजाइकल के अंदर, एक ये मिल रही है, एक ये मिल रही है। फिर ये इनकी सिक्रीशन नीचे आई थी और यहां पे आपको एक ग्लैंड मिला था, वॉलनट शेप ग्लैंड, दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड। ये नजर आ रहा है आपको प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके अलावा अगर आप यहां पे देखो तो यहां पे आपको एक छोटा सा ग्लैंड नजर आ रहा है एट द टिप ऑफ द पीनस, ये देखो। पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक तरफ ये दूसरी तरफ दूसरा होगा। सो दिस इज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, अब आ जाओ जरा इधर। ये मैंने आपको तीनों की लोकेशंस बता दी। अब बेसिकली सेमाइनल वजाइकल, अगेन मैंने आपको बताया था स्पर्म इटसेल्फ मूव नहीं कर सकता, जाहिर सी बात है, उसको आपने क्या प्रोवाइड करना है? मीडियम प्रोवाइड करना है। तो अब मीडियम प्रोवाइड करने के लिए आप डिफरेंट सिक्रीशंस प्रोड्यूस करोगे। तो सीमेन जो कि एक मिल्की वाइट कलर का सब्सटेंस होता है, वो आमतौर पे उसमें जो मेजर सिक्रीशंस होती हैं वो होती हैं किसकी? इस समाइनल वजाइकल की। ये समाइनल वजाइकल फ्रक्टोज उसके अंदर देता है ताकि स्पर्म जो है वो मूव कर सकें। उसके अलावा डिफरेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, डिफरेंट और चीजें होती हैं। सो 60% जो टोटल वॉल्यूम है सीमेन का वो इसमें से आता है। ठीक है, जबकि प्रोस्टेट ग्लैंड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लैंड। ठीक है, और आमतौर पे अपनी सिक्रीशन कहां प्रोड्यूस करेगा? यूरेथ्रा में। जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया यूरेथ्रा के अंदर प्रोड्यूस करेगा। जबकि जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है ना, ये क्या करता है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड मैंने आपको बताया ये यूरेथ्रा है, इसके टिप पे मिल रहा है। अब होता ये कि आपको पता है इस यूरेनोजेनाइटल डक्ट से, जिसे आप यूरेथ्रा कह रहे हो, सीमेन भी पास होना है और यूरिन भी पास होना है। यूरिन एसिडिक होगा, सीमेन काइंड ऑफ बेसिक होगा, अल्कलाइन होगा। अब अगर आपने इस यूरेनोजेनाइटल डक्ट से इस सीमेन को गुजारा तो अगेन यहाँ पे पीएच डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगी। तो नेचर ने यहाँ पे एक ग्लैंड रखा है जिसका नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। जब भी सेक्सुअल स्टिमुलेशन होगी, ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड म्यूकस प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से ये यूरेनोजेनाइटल डक्ट की जो पीएच है वो क्या हो जाएगी? बेसिक हो जाएगी, और अल्टीमेटली देयर विल बी नो प्रॉब्लम। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे यही सारी बातें कर रहा है, इट न्यूट्रलाइज एनी एसिडिक यूरिन रिमेनिंग इन द यूरेथ्रा। वही बात कर रहा है, म्यूकस प्रोड्यूस करेगा। अब सवाल ये होता है, इन नॉर्मल इजैकुलेशन आमतौर पे कितने कितने ml आपको सीमेन मिलेगा और उसके अंदर कितने स्पर्म होते हैं? तो कहा यह जाता है कि एक नॉर्मल इजैकुलेशन के अंदर अबाउट 2 to 4 जो है वो आपको सीमेन मिलना चाहिए। इसके अंदर 200 to 300 मिलियन स्पर्म होते हैं, मतलब एक इजैकुलेशन के अंदर 200 to 300 मिलियन स्पर्म मिलेंगे। इजैकुलेशन क्या होती है? सीमेन का बॉडी से रिलीज होना, दैट इज द इजैकुलेशन, सिंपल। अब यहाँ पे आपको एक डिफरेंट चार्ट दे रहा है जिसके अंदर ये लिख रहा है कि भाई टेस्टिस का क्या काम है, एपिडाइमस का क्या काम है, वाज डिफरेंशिया का क्या काम है, वाज डेफरेंस का क्या काम है, उसके अलावा स्माइनल वेसिकल का क्या काम है, प्रोस्टेट का क्या काम है, यूरेथ्रा का क्या काम है, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का क्या काम है। सिंपल। अब आ जाओ जरा आगे। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? अब हम बात कर रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की। अब अगर मैं स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करूं, देखो बॉडी के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको आप कहते हो गैमीटोजेनेसिस।
व्हाट इज गैमीटोजेनेसिस? सेक्स सेल का बनना, जिस प्रोसेस से बनता है उसे आप कहते हो गैमीटोजेनेसिस। अब मेल्स के अंदर स्पर्म्स बनेंगे, फीमेल्स के अंदर ओवम्स बनेंगे। स्पर्म का बनना इज स्पर्मेटोजेनेसिस। ये स्पर्मेटोजेनेसिस कहां होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। अच्छा, अब ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ना, ये किस तरह से होता है? अब अगर मैं देखूं तो यहां पे कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें आप कहते हो स्पर्मेटोगोनिया। क्या कहते हो भाई? स्पर्मेटोगोनिया। इधर देखो, ये आपको नजर आ रहे हैं, ये आपका फॉर एग्जाम्पल ये ल्यूमेन है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। मैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिखाता हूं, वेट। सो दिस इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अगर आप यहां पे देखो तो ये आपको नजर आ रहा है क्या? स्पर्मेटोगोनिया। ये आपको नजर आ रहा है इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ल्यूमेन। और ये आपको नजर आ रहा है सर्टोली सेल, इंटरस्टिशियल सेल। ये इंटरस्टिशियल सेल होगा, ठीक है। ये सब हमने डिस्कस किया। अब आपसे क्या कह रहा है? अब आपसे कह रहा है कि ये जो स्पर्मेटोगोनियम है ना, ये आपको यहां मिलते हैं, बेस पे मिलते हैं। और आमतौर पे ये स्पर्मेटोगोनियम, जाहिर सी बात है, यहां पे क्या होगी? मियोसिस होगी। आपको पता है जो हमारे पास गैमीटोजेनेसिस होती है, गैमीट फॉर्मेशन होती है, वो मियोसिस के जरिए होती है। अब ये जो सेल है ना, स्पर्मेटोगोनियम, ये डिप्लॉइड सेल होता है। जाहिर सी बात है, आपकी मियोसिस स्टार्ट डिप्लॉइड सेल से होती है। सो इट्स अ डिप्लॉइड सेल। अब ये सेल क्या करता है? ये सेल करता है, फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास है स्पर्मेटोगोनियम, ये डिवाइड करता है। कौन से प्रोसेस से? माइटोसिस से। और दो तरह के सेल बनाता है। ये वाले जो सेल है, ये चले जाते हैं और क्या स्टोर हो जाते हैं आगे की स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। जबकि ये वाला जो सेल है वो आगे मियोसिस करता है और स्पर्म के अंदर कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है? अब आपसे ये कह रहा है कि बेसिकली देयर इज अ सेल विच इज कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया। ये माइटोसिस करेगा और दो तरह के सेल प्रोड्यूस करेगा। एक सेल तो स्टोर होने के लिए चला जाएगा, जो बाद में स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा। और एक जो है वो टेस्टोस्टेरोन के इन्फ्लुएंस में कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। अच्छा, अब यहां पे देखना, इस सेल को मैंने क्या कहा? इस सेल के अंदर ग्रोथ हुई, इसको मैंने कहा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अगेन माइटोसिस है तो डिप्लॉइड है। अच्छा, आगे क्या कह रहा है? ड्यूरिंग दिस फेज ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो डीएनए रेप्लिकेशन। जाहिर सी बात है, इसके अंदर जो है वो एस फेज होगा, ठीक है। आप पढ़ोगे इंशाल्लाह, सेल डिवीजन के अंदर एक फेज होता है जिसको आप एस फेज कहते हो। एस फेज के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होती है। सो अब क्या होगा? अब मैंने आपको कहा कि ये सेल था, इसके अंदर क्या हुई? डीएनए रेप्लिकेशन हुई, इंटरफेस हुआ। अब ये सेल करेगा मियोसिस। और जब ये सेल मियोसिस मियोसिस जाहिर सी बात है दो स्टेप्स में होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। अब ये सेल जैसे ही मियोसिस करेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? ये कन्वर्ट हो जाएगा मियोसिस 1 को आप कहते हो रिडक्शन डिवीजन। मतलब इसके अंदर क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं। तो यहां पे जो दो सेल्स बनेंगे वो होंगे हैप्लॉइड, एंड दे आर कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। यहां पे क्या हुई? मियोसिस 1। तो यहां पे आपसे क्या कह रहा है? दिस क्रिटिकल फेज involves the division of primary spermatocyte into the secondary spermatocyte. So there will be reduction in the chromosome number by half. For example, अगर ह्यूमन में गैमेटोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस देखें तो ह्यूमन 46 क्रोमोसोम से कितने हो जाएंगे? दो सेल्स 23 क्रोमोसोम वाले। सो देयर विल बी, और अगेन यहां पे जेनेटिक वेरिएशन भी आएगी, क्रॉसिंग ओवर होगी, ये सारी चीजें होंगी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये सेल ये दोनों सेल मियोसिस 2 करेंगे। अब मियोसिस 2 इज सिमिलर टू माइटोसिस। अल्टीमेटली यहां पे दो सेल्स बनेंगे, दोनों हैप्लॉइड होंगे। यहां पे दो सेल्स बनेंगे, दोनों हैप्लॉइड। ये जो सेल्स है ना, यहां पे मियोसिस तो कंप्लीट हो गई, दे आर नोन एज स्पर्मेटिड्स, ठीक है। ये देखो, ये आपको नजर आ रहा है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब देखो जैसे जैसे डिवीजन आगे बढ़ रही है, ये ल्यूमेन की तरफ आ रहे हैं।
जाहिर सी बात है, इन्हें ल्यूमन से आगे भी तो जाना है ना। अगर ये अंदर चिपके रहेंगे दीवार के साथ तो फिर मसला होगा। तो ये आगे की तरफ आ रहे हैं। ये आपको मिल रहा है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब अगर आप यहां पे देखो तो ये आपको मिल रहा है स्पर्मेटिड्स। ये स्पर्मेटिड्स इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की डिवीजन के नतीजे में बने, लेकिन ये स्पर्म नहीं है। इन्होंने स्पर्म का शेप नहीं लिया। ये स्पर्म जैसे नहीं बन गए। अब इनके अंदर क्या होंगे, चेंजेस होंगे। कोई डिवीजन विवीजन नहीं होगी, चेंजेस होंगी। अब होगा क्या, आपसे कह रहा है देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। कितने बनेंगे भाई, 4 बनेंगे, ऑलरेडी हमने देख लिया। सो देयर विल बी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अब अगर आप देखो तो ये आपको नजर आ रहा है कि स्पर्म, जिसके अंदर आपको एक हेड रीजन नजर आएगा, ये हेड रीजन है, ये नेक रीजन है, ये टेल रीजन है। इस हेड रीजन के ऊपर कई सारी और चीजें होती हैं इस मिड पीस के अंदर, जैसे आप नेक कह सकते हो, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और फिर टेल नजर आ रही है आपको। अब इस स्पर्मेटेड को इस जैसा शेप लेना है, तो इस स्पर्मेटेड के अंदर डिफरेंट ऐसे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जिन जिनके जरिए ये कन्वर्ट हो जाता है स्पर्म के अंदर। सो द सेट ऑफ चेंजेस which convert these spermatids into the sperms, they are known as spermiogenesis. So यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है, there will be dramatic transformation in the spermiogenesis. Spermiogenesis एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप spermatid की मॉर्फोलॉजी को चेंज करके क्या बना रहे हो, स्पर्म सेल, स्पर्म्स बना रहे हो। सो देयर विल बी डिफरेंट प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, इतना बड़ा जो न्यूक्लियस नजर आ रहा है ना, अब देखो, ये एक नॉर्मल सेल है, इसको आपने इस शेप के अंदर कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे हेड रीजन बनेगा, मिड पीस बनेगा और फिर टेल रीजन बनेगा। न्यूक्लियस को आप जो है वो इस हेड रीजन के अंदर रख दोगे। उसके अलावा आप एक फ्लैजिला बनाओगे, नीचे आपको टेल नजर आ रही है, फ्लैजिला ये बनाओगे, जिससे स्पर्म मूव कर सके। जाहिर सी बात है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर जाएगा तो कैसे मूव करेगा, उसको फ्लैजिला तो चाहिए ना। तो फ्लैजिला की डेवलपमेंट होगी जिससे क्या होगा, स्पर्म मोटाइल बनेगा। सो उसके अलावा इस हेड के ऊपर गोल्जी बॉडी से, इसी सेल के अंदर पाई जाने वाली गोल्जी बॉडी से एक कैप बनेगा। समझो स्पर्म के ऊपर एक कैप है जिसे आप कहोगे एक्रोसोम। ये एक्रोसोम के अंदर एक एंजाइम होता है जो फर्टिलाइजेशन के अंदर रोल प्ले करता है। हाइलुरोनिडेज कहते हैं आप इसे। सही। अब जब स्पर्मेटेड कन्वर्ट हो गया इस स्पर्म के अंदर, दिस इज स्पर्मियोजेनेसिस, इसे आप स्पर्मेटोजोआ भी कह सकते हो। अब देखो जैसे जैसे आगे आ रहा है, ये सेमिनिफेरस टिब्यूल के ल्यूमन की तरफ आ रहा है, फिर वहां से चला जाएगा कहाँ, डक्ट के जरिए आवाज रेफरेंस वगैरह। सो अब ये जैसे ही निकला ये चला जाएगा एप्रिडाइमस में, जहां पे इसको सिखाया जाएगा स्वयं करना, इसकी मैचुरेशन होगी और अल्टीमेटली ये जो है वो इस काबिल हो जाएगा कि क्या कर सके, फर्टिलाइजेशन कर सके। ठीक है। अब यहां पे आके हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो बेसिक टॉपिक था वो हो गया कंप्लीट। अब कितने हार्मोन्स हैं, कौन से हार्मोन्स हैं, किस तरह से हार्मोन इसको इफेक्ट कर रहे होते हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। ठीक है। उसके अलावा ईमेल एड्रेस, इस पे आप ईमेल भी कर सकते हो, जिस पे आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हो। द ईमेल एड्रेस इज बायोलॉजी बाय डॉक्टर मोहम्मद शाफे @gmail.com। ठीक है, तो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन हो आप जस्ट ईमेल करो, इंशाल्लाह आपको रिस्पांस मिल जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अपने कोचिंग के फ्रेंड्स के साथ, अपने स्कूल के फ्रेंड्स के साथ, अपने कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को ज़रूर शेयर करना। इंशाल्लाह हम पूरी बुक को डिस्कस करेंगे लाइन बाय लाइन और डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।